तो छावा का ट्रेलर देखने के बाद ये ट्रेलर मुझे बहुत फायर लगा और इस ट्रेलर को मैंने फिर से 0.25x पे देखा और इस पे 6 घंटे से ज्यादा रिसर्च किया। तो आज मैं इस ट्रेलर को तुम्हारे सामने तोड़ के रख देने वाला हूँ क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा हिडन डिटेल्स है ना कि तुम्हें इस वीडियो के लेंथ से ही पता चल रही होगी। जैसे कि मैंने जब इस ट्रेलर को देखा तो मुझे पता चला कि भाई हमारे संभाजी महाराज के बारे में पूरी स्टोरी होने वाली है और संभाजी महाराज के सामने औरंगजेब नाम का जो शासक होगा वो लड़ाई करेगा। लेकिन संभाजी को इतनी आसानी से उनका राज्य नहीं मिलेगा, बल्कि उनके घर में खुद उनके इतने सारे दुश्मन होंगे, जैसे उनकी माता जी खुद उनकी दुश्मन होंगी जो उनके लिए षड्यंत्र रचेंगी, और तो और उनके घर में एक और दुश्मन होगा जिसकी वजह से संभाजी महाराज लास्ट में औरंगजेब के द्वारा पकड़े जाएंगे। लेकिन अगर वो दुश्मन संभाजी के घर में नहीं होता तो औरंगजेब से संभाजी आराम से जीत जाते। और तो और हमें इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि संभाजी लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि ये साधु वाला रूप बन के लड़ाई करना, फिर ये पानी में से निकल के लड़ाई करना, फिर ये जंगल में रस्सियों पे लटक के लड़ाई करना। ये सारी एक बहुत ही बड़ी टेक्निक है जिसे गोरिल्ला टेक्निक बोलते हैं, जो कि संभाजी अपने पिता यानी शिवाजी महाराज से सीखे थे। तो ये टेक्निक उन्होंने कैसे फॉलो की, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, एक एक चीजों को तोड़ के रखने वाले हैं। तो और सबसे बड़ी बात, अगर मैं किसी भी कैरेक्टर का नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ प्लीज उसके लिए मुझे माफ करना, क्योंकि जैसे कि मैंने संभाजी महाराज को संभाजी महाराज बोला है तो सॉरी फॉर दैट। तो सबसे पहले ट्रेलर की जब स्टार्टिंग होती है तो हमें एक डायलॉग सुनाया जाता है, जो डायलॉग कुछ ऐसा होता है, दक्कन का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अब देखो, अब इसके मतलब क्या ये हुआ है कि दक्कन का शिवा और मराठों का छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो इस मूवी की जो स्टार्टिंग होगी वो शिवाजी महाराज के डेथ से होगी, मतलब शिवाजी महाराज जो है वो जब मर जाएंगे आफ्टर दैट इस मूवी की स्टार्टिंग होगी, क्योंकि ये मूवी की स्टोरी शिवाजी के मरने के बाद ही टेक प्लेस करने वाली, क्योंकि उसके बाद ही संभाजी महाराज जो है वो पूरे के पूरे मराठा साम्राज्य को संभालेंगे। तो इसीलिए शिवाजी महाराज को दक्कन का शिवा बोला जाता है और पूरे के पूरे मराठों का छत्रपति बोला जाता है। तो ये डायलॉग यही रिफर करता है कि उनके बारे में बात की जा रही है, जिसकी वजह से हमें स्क्रीन पे वो पगड़ी दिखाई जाती है या फिर वो मुकुट दिखाया जाता है, जो कि मराठाओं के लिए एक बहुत ज्यादा वीरता का सिंबल है, जिसको पहन के लोग वहां पे मराठा साम्राज्य के राजा बनते हैं। वो अभी खाली हो चुका है एंड अगला राजा अब कौन बनेगा उसके बारे में अब चर्चा स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हमारे सांभा महाराज जी ही नहीं इसके आगे राजा बनने वाले हैं। अभी उनका खुद की फैमिली से काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन है, क्योंकि उनकी एक दूसरी मम्मी भी होती है, मतलब हमारे शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी जिनका एक लड़का होता है वो भी राजा बनना चाहता है। तो वही चीज यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है कि अभी वो पगड़ी खाली है, लेकिन अभी वो राज्य किसको मिलेगा इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है। एंड आफ्टर ये सीन आगे बढ़ते जाए हमें पूरी की पूरी मराठा की टेरिटरी देखने को मिलती है। टेरिटरी नहीं बोलेंगे, पूरा का पूरा मराठा का राज्य देखने को मिलता है, जहां पर मराठा के शासक यानी हमारे शिवाजी महाराज एंड बाकी लोग रहते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और देखने को मिलता है कि पूरे पहाड़ों पे स्थित है, जहां पर हमें कई नदियां भी दिखाई देती है साइड में, जो कि ये प्रदर्शित करता है कि भाई दिस इज अ फुल ऑफ कल्चर, यहाँ पर सारी चीजें प्रॉपर रूप से हैं। देन आफ्टर दैट उसकी अगली ही सीन में हमें संभाजी महाराज को दिखाया जाता है एंड उस संभाजी महाराज को दिखाते वक्त वो शिव जी को दूध चढ़ा रहे होते हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा होता है संभाजी 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 करके, जो कि उनका इंट्रोडक्शन ही एक तरीके से होता है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद जो हमें डायलॉग सुनने को मिलता है, शेर नहीं रहा लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। अब ये डायलॉग ना अपने में एक बहुत ही बड़ी डिटेलिंग होल्ड करता है, जैसे कि इस डायलॉग में ये बोला जाता है कि अब शेर नहीं रहा लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। शेर नहीं रहा का मतलब ये है कि शिवाजी महाराज के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर शिवाजी महाराज उनका देहांत हो जाता है, देन आफ्टर दैट छावा जो वर्ड है उसको बोलते हैं शेर का बच्चा, एंड शेर का बच्चा वर्ड यूज किया गया है संभाजी महाराज के लिए। तो ये लाइन इसीलिए प्रेफर होती है कि शेर भले ही मर गया लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है, मतलब शिवाजी भले ही उनके निधन हो गया लेकिन जो छावा है यानी संभाजी महाराज है उनकी छाती में अभी भी वो आग लगी हुई है अपने पिताजी का बदला लेने के लिए। क्योंकि अगर तुम लोग शिवाजी की स्टोरी पास्ट में जानते होगे तो उनकी भी लड़ाई औरंगजेब से ही हुई थी एंड आफ्टर दैट एक ट्रीटी साइन हुई थी। ट्रीटी मतलब एक बोल सकते हैं औरंगजेब और शिवाजी महाराज के बीच में मीटिंग हुई थी एंड उस मीटिंग में हुआ कुछ ऐसा था कि हमारे शिवाजी महाराज को औरंगजेब के राज्य में बुलाया गया था आगरा, एंड आगरा वो गए भी थे, बट उनके साथ 9 साल के संभाजी महाराज भी शिवाजी के साथ गए थे। लेकिन जब वो पहुंचे थे औरंगजेब के दरबार में, देन आफ्टर दैट वहां पर हुआ क्या था कि औरंगजेब शिवाजी महाराज को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दिया था और उनको नीच तरीके से बिल्कुल ट्रीट किया था। ये बात शिवाजी महाराज को अच्छी नहीं लगी थी और वहीं औरंगजेब ने क्या किया, चुपके से उनके साथ चीटिंग की और उनको पकड़ के उसी कोर्ट में रखा गया, उनको उस कोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया गया, जिसकी वजह से शिवाजी महाराज और संभाजी जो कि 9 साल के थे वो लोग पहले तो रेफ्यूजी बने हुए थे, मतलब एज अ हॉस्टेज उनको पकड़ के रखा गया
गया था, लेकिन फिर वो लोग रातों रात अपना दिमाग लगा करके चकमा दे करके वहां से भाग निकले, जिसके वजह से औरंगजेब का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि ये औरंगजेब के लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात थी कि उन्हीं के राज्य से कोई निकल के भाग गया। और वही रीजन थी, यहाँ से दोनों पार्टी मतलब दोनों अपोजिट पार्टी के बीच में जो गुस्से की स्टार्टिंग थी, मतलब जो रिवेंज की स्टार्टिंग हो चुकी थी। संभाजी के दिल में पहले से ये था कि मुझे औरंगजेब से आज नहीं तो कल रिवेंज लेना ही लेना है। एंड वहीं पे दूसरी तरफ औरंगजेब का रिवेंज पहले से ही अंदर से था कि भाई ये लोग मेरे राज्य को छोड़ के भागे, अब मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। दैट्स व्हाई यही रीजन है कि औरंगजेब अगेन वो वेट कर रहा था एक सही टाइम का जब वो अटैक कर सके मराठा एम्पायर पे। एंड यही वो सही टाइम था जब शिवाजी महाराज डेथ हुए थे, मतलब शिवाजी महाराज का जब निधन हुआ था। देन दिस टाइम लगा था औरंगजेब को कि हाँ ये बहुत ही सही टाइम है, इसी टाइम हमें मराठा के ऊपर अटैक करना चाहिए, क्योंकि अभी मराठा काफी कमजोर हो गए थे। लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि संभाजी महाराज यहाँ पर अलग ही छावा के रूप में पनप रहे थे। तो ये पूरी की पूरी जो लाइन है कि शेर भले ही मर गया हो लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है, ये इसी चीज को दर्शाता है कि अभी मराठा एम्पायर कमजोर नहीं हुआ है जैसे औरंगजेब को लग रहा है। और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसी के पहले वाला डायलॉग में जो हमें सुनने को मिला था कि अब तो मराठा में शिवाजी मर चुके हैं, अब पूरे के पूरे मराठा में मुगलों का राज होगा। ये पूरे के पूरे मूवी का देखो ओवरव्यू बताता है कि पूरे के पूरे मूवी में होने क्या वाला है। इतना इंटेलिजेंटली ट्रेलर का जो 10 सेकंड होता है, ये पूरी की पूरी मूवी के ओवरव्यू की स्टोरी बताता है, जिसमें ये बंदा ये बोलता है कि भाई शिवाजी अब नहीं रहे, अब मुगल सल्तनत का राज्य होगा पूरे के पूरे मराठाओं पे। भाई पूरे मूवी का ओवरव्यू, पूरे मूवी की स्टोरी, यही तो मूवी पूरी की पूरी घूमने वाली है। तो बताओ ट्रेलर में ही इस 10 सेकंड में पूरी मूवी का हमें ओवरव्यू दे दिया गया कि एक्चुअली हमें इस मूवी में देखने को क्या मिलने वाला है, विच इज एक्चुअली गुड। अब तुम ये चीज देख सकते हो, पहले ये ट्रेलर हमें पूरा का पूरा 10 सेकंड के अंदर ओवरव्यू दे देता है कि भाई हमें इस मूवी में देखने को क्या मिलने वाला है। अब हम धीरे धीरे हर एक कैरेक्टर के ऊपर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें छावा यानी हमारे संभाजी महाराज को दिखाया गया है, जिनके मन का एम्बिशन गोल पहले ही वो चिल्ला के बता देते हैं कि अगर कोई भी मुगल हमारे ऊपर कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो हम उसे फोड़ डालेंगे, मतलब छोड़ेंगे नहीं उसे। तो यहाँ से हमें मोटिवेशन पता चल गया अपने छावा का कि वो क्या चाहता है। तो देख लो ट्रेलर में ही अपने में इतनी सारी डिटेल, एक पैटर्न नोटिस करके चल रहा है, एक पैटर्न लेकर के चल रहा है। पहले उसने पूरा ओवरव्यू दिखाया, अब वो एक एक कैरेक्टर पे बढ़ रहा है। सबसे पहले हमने संभाजी महाराज के बारे में बढ़ा, एंड आफ्टर अगली वाली सीन में हमें देखने को मिलता है कि हमारे विकी कौशल यानी एज अ संभाजी बहुत तगड़ी वाली फाइट कर रहे हैं। और ये वही सीक्वेंस होने वाला है जब मुगल सल्तनत यानी हमारा औरंगजेब हमला करेगा। एंड उसी टाइम की फाइटिंग सीक्वेंस है, एज ए मिडल सीक्वेंस वाली फाइटिंग सीक्वेंस समझ सकते हो। मिडल सीन में पूरी फाइटिंग सीक्वेंस चल रही होगी, लेकिन आफ्टर दैट हमें एक सीन दिखाई देती है जहां पर हमारे संभाजी एक आदमी को लिटरली उठा के नीचे पटक रहे होते हैं। ये आदमी कौन होता है? तो देखो मैं अगर बताऊं तो ये आदमी और कोई नहीं बल्कि गनोजी राज शिर्के होने वाला है। अब गनोजी राज शिर्के कौन है, इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी हिस्ट्री पे आनी पड़ेगी जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैं तुमको बता रहा था स्टार्टिंग में ही कि जब शिवाजी महाराज मरे थे, मतलब उनका जब निधन हुआ था, देन आफ्टर दैट बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चलने लगी थी कि अब अगला राजा कौन बनेगा, क्योंकि शिवाजी महाराज की एक दूसरी भी पत्नी थी और जो उनकी पहली पत्नी थी उनसे हमारे संभाजी थे, मतलब पहली पत्नी का लड़का संभाजी थे, दूसरी पत्नी का एक लड़का था जिसका नाम था राजा राम। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है शिवाजी महाराज की एक लड़की भी थी, यानी संभाजी महाराज की एक सिस्टर। अब संभाजी महाराज की सिस्टर का एक पति था, मतलब उनकी बहन का पति था, जिसका नाम था गनोजी राज शिर्के। अब ये गनोजी राज शिर्के भाई इतना ज्यादा लालची था, इतना ज्यादा वेल्दी था, एक तरीके से बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसके पास खुद इतनी ज्यादा राज्य थे, साम्राज्य थे, लेकिन ये मराठाओं में रहता था और काफी ज्यादा ये पॉलिटिक्स में रहता था। एंड इसे संभाजी अपनी ही पूरी की पूरी प्रजा में रखते थे। लेकिन आफ्टर कई बार ऐसा होता था कि इसके मन में लालच आ गई थी, इसे अब मराठाओं का भी राज्य चाहिए था। तो यही सारी चीजों को लेकर के इसके मन में छावा के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा पनप रहा था और इसे भी मराठा का पूरा राज्य चाहिए था, इसे भी राजा बनना था। दैट्स व्हाई औरंगजेब इसे लालच देता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे और संभाजी को हराने में मेरी मदद करोगे, देन मैं तुम्हें पूरा मराठा का राज्य दूंगा, या फिर मे भी कोई और रिवॉर्ड सिस्टम के लिए। तो भाई इसीलिए ये क्या करता है कि जब पूरी की पूरी फाइटिंग सीक्वेंस चल रही होती है, जब औरंगजेब और संभाजी के बीच में फाइटिंग लड़ाई चल रही होती है करीबन 5, 6, 7 सालों तक, ये लास्ट टाइम पे क्या करता है, हमारे संभाजी की लोकेशन जो होता है वो औरंगजेब को रिवील कर देता है, मतलब बता देता है। लोकेशन इसलिए रिवील करता है क्योंकि संभाजी महाराज ना बहुत टैक्टिकली खेलते हैं। जैसे शिवाजी महाराज थे, वो लोग केवल लड़ाई नहीं करते थे, वो स्ट्रेटेजी बनाते थे। वैसे संभाजी महाराज, जो कि मैं अभी ट्रेलर में बताऊंगा, कई सारी सीन हमें देखने को मिली थी जो कि स्ट्रेटेजिकली फाइटिंग सीन थी, मतलब प्लानिंग करके फाइट की जा रही है। वो अंधाधुन ऐसे लड़ते नहीं थे, वैसे ही एक स्ट्रेटेजिकली फाइट सीन वो एक प्लानिंग कर रहे थे एक जगह पे, जिसमें वो प्लानिंग कर ही रहे थे। तो ये सारे शिर्के ने क्या की कि लोकेशन रिवील कर दिया औरंगजेब को, और औरंगजेब के सारे जो सिपाही
होते हैं वो हमला कर देते हैं उस जगह पे। एंड यही वो लास्ट टाइम होता है जब हमारे संभाजी फाइट नहीं कर पाते हैं और वो पकड़े जाते हैं औरंगजेब के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर इतने ज्यादा लोग आ जाते हैं जो कि आगे ट्रेलर में दिखाया गया, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि ये और कोई नहीं बल्कि गनोजी राज सिरके था, जो कि हमारे संभाजी की लोकेशन जो है वो औरंगजेब को रिवील कर देता है। एंड दैट्स व्हाई हमारे संभाजी इसको पकड़ के उठा के पटकते हैं एंड लात उसके छाती पे रखते हैं और उसे मार डालते हैं। एंड फिर उनका ये जो रॉर शेर की तरीके से दहाड़ने वाला सीन हमें देखने को मिलता है, इट्स जस्ट ऑसम। और ये समझ में भी आता है, ये जब हमें मूवी में देखने को मिलेगा कि जब उनके साथ धोखा हुआ है, जब उसे मार रहे हैं, जब वो इस तरीके से चिल्ला रहे हैं, देन उस समय हमें थिएटर में वो इंटेंसिटी पता चलेगी कि कितना भयंकर उनके साथ धोखा हुआ है। एंड यही वो सीन थी जब हमारे गनोजी राज सिरके अगर ये पागलपन नहीं करता, अगर ये लोकेशन रिवील नहीं करता औरंगजेब से, तो मे बी हमारे संभाजी इस वॉर को, इस लड़ाई को बहुत छोटे आर्मी के साथ जीत सकते थे। क्योंकि ऑब्वियसली औरंगजेब के पास ना बहुत ज्यादा पावर थी, बहुत ज्यादा आर्मी थी, कंपेयर टू हमारे संभाजी के पास बहुत कम आर्मी थी, उतनी आर्मी नहीं थी। लेकिन फिर भी हमारा जो छावा था वो डोमिनेट कर रहा था। बट इस सिचुएशन के बाद वो औरंगजेब से पकड़े जाते हैं और ये सीन यही दिखाते हैं कि गनोजी सिरके था जिसको हमारा छावा उठा करके पटक के यहाँ मार देता है। एंड आफ्टर दैट वो औरंगजेब से अरेस्ट हो जाता है। इसके अगली वाली सीन में हमें देखने को मिलता है कि हमारे संभाजी एंट्री करते हैं एज अ राजा के रूप में। अब ये सीक्वेंस मूवी का स्टार्टिंग था। इससे पहले वाला सीक्वेंस जो गनोजी राज सिरके वाला मैंने सीक्वेंस बताया था, ये मूवी का क्लाइमैक्स सीन होगा। क्लाइमैक्स से थोड़ा सा पहले होगा, मतलब सेकंड हाफ का सीन होगा जब मूवी अबाउट टू एंडिंग में पहुंच रही होगी। लेकिन इसके बाद ये वाला जो सीन हमें देखने को मिलता है जहां पर हमारे संभाजी एज अ राजा के रूप में एंट्री करते हैं। अब वो मराठा का राजा बन चुके हैं। ये मूवी का स्टार्टिंग का मतलब फर्स्ट हाफ का सीन होगा। शिवाजी के मरने के बाद काफी पॉलिटिकल लड़ाई होने के बाद, वो पॉलिटिकल लड़ाई कौन सी थी, क्योंकि उनकी एक दूसरी मम्मी थी, मैंने तुम्हें बताया था। एंड उनकी दूसरी मम्मी का एक लड़का था, तो उनकी दूसरी मम्मी चाहती थी कि उनका लड़का राजा बने, मतलब शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी का लड़का राजा बने। तो काफी ज्यादा पॉलिटिकल खेली थी। लेकिन भाई तुम्हें पता ही है कि डिजर्विंग हमारे संभाजी ही थे। तो उन सभी चीजों को झेल करके संभाजी फाइनली राजा बन जाते हैं। तो वही सीक्वेंस हमें दिखाया जाता है कि मराठा राज्य के शासक ये बनते हैं और इनके अगल बगल दो और लोग तुम्हें दिखाई देते हैं। राइट साइड में देखोगे तो हमें उनके सेनापति दिखाई देते हैं, जिनका नाम होता है सर सेनापति हम्बीराव मोहिते। अब ये जो सेनापति होते हैं इनको हल्के में मत लेना, ये भाई बहुत ही पावरफुल लीडर भी होते हैं, बहुत ही पावरफुल लीडर, कमांडर इन चीफ होते हैं, जो कि भाई बहुत ही पावरफुल वॉरियर होते हैं। इनकी भी औरंगजेब से लड़ाई में बहुत ही बड़ी भूमिका होती है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेफ्ट साइड में जो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं वो और कोई नहीं बल्कि कवि कलश होते हैं। कवि कलश यानी कि हमारे जो संभाजी हैं उनके बहुत ज्यादा गहरे घनिष्ठ मित्र। ये कवि थे, एडवाइजर थे, मतलब पोएट थे और बहुत ही ज्यादा करीब थे हमारे छावा के। कि लास्ट में जब हमारा छावा पकड़ा जाता है औरंगजेब के सिपाहियों के द्वारा, तो उस समय ये भी वहीं पे होते हैं और ये भी लड़ाई करते हैं और औरंगजेब के सैनिकों से। और लास्ट में ये और हमारा छावा दोनों के दोनों पकड़े जाते हैं। ये वहां से भागते नहीं, अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं छावा के लिए। तो समझ सकते हो कि इनका भी रोल बहुत ही बड़ा होने वाला है इस मूवी में। तो ये दोनों कैरेक्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आफ्टर दैट हमें अगले सीन में वो डांस दिखाया जाता है। मे बी ये डांस होने वाला है जब हमारे संभाजी महाराज राजा बन जाएंगे। आफ्टर दैट डांस का सीक्वेंस होगा। फिर हमें देखने को मिलता है कि वो मोटिवेट कर रहे होते हैं अपने सभी राज्य वालों को। अब ये मोटिवेट मतलब क्या है कि अब वो संभाजी खड़े होकर के ग्रुप में सारे लोग अगल बगल खड़े हो रहे होते हैं। अब ये मोटिवेशन वाला सीक्वेंस कब आने वाला है? ये ऑब्वियसली मोटिवेशन वाला सीक्वेंस तभी आएगा जब औरंगजेब उनकी पूरी की पूरी प्रजा पे हमला कर देगा। देन ये खड़े होकर के प्लानिंग करेंगे, सबको मोटिवेट करेंगे। अब ये मोटिवेशन वाला सीक्वेंस ना काफी बड़ा है, जो कि इस ट्रेलर में ना कई सारे सीक्वेंस में दिखाया गया। अभी आगे भी वो मोटिवेशन वाला सीक्वेंस आएगा जहां पर वही हर 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 महादेव बोलते हैं। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस एक ही है जहां पर वो अपने सिपाहियों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हम लोग हारेंगे नहीं, और वो मोटिवेट कर रहे हैं स्वराज के बारे में। स्वराज मतलब भाई ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस, क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट टाइम औरंगजेब पहले इन्हें बुलाएगा। मैं आगे ट्रेलर में बताऊंगा जो कि दिखाया गया कि फर्स्ट टाइम औरंगजेब इन्हें बुलाएगा और बोलेगा कि हमारे अंडर आ जाओ, लेकिन नकार देंगे तो औरंगजेब इनसे फाइट करने लग जाएगा। तो उसी के लिए अपने सारे सिपाहियों को मोटिवेट कर रहे हैं। आफ्टर अगली सीक्वेंस आती है जो कि हमें रश्मिका मंदाना की देखने को मिलती है और ये कैरेक्टर प्ले कर रही है यशुबाई का। यशुबाई यानी हमारे संभाजी की पत्नी। अब ये संभाजी की पत्नी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थी, ब्रेव थी, और तो और सबसे इंपॉर्टेंट ये एक बहुत ही अच्छी लीडर थी। क्योंकि जब हमारे संभाजी महाराज पकड़े जाते हैं औरंगजेब के द्वारा, उसके बाद इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आता है पूरे के पूरे मराठा साम्राज्य को संभालने में। तो ये भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी, बहुत ही ज्यादा वाइज थी और इनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और ये हमारे संभाजी के राजा बनने के पहले ही 7-8 साल इन लोगों की शादी हो चुकी थी। तो ऐसा नहीं है कि संभाजी की पहले राजा बने फिर इनकी शादी हुई, नहीं ऐसा नहीं है, पहले ही इन लोगों की शादी हो चुकी थी ना। आफ्टर दैट जब संभाजी हमारे राजा बने उसके 1 साल के अंदर हमारे संभाजी का बच्चा पैदा हुआ। अब मैं बच्चे के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि
कि उनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इस मूवी में, जो कि मैं तुम्हें आगे अभी ट्रेलर में बताऊंगा। अगली सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है जहां पे हमें ये वाला डायलॉग सुनने मिलता है, हम औरंग से मिलने वाले हैं, आपकी आंखों में जरा भी चिंता नजर नहीं आ रही। तो इस वाले डायलॉग में देख सकते हो जहां पर हमारे विकी कौशल यानी हमारा छावा बोल रहा होता है कि हम औरंग से मिलने जा रहे हैं और आपको चिंता नहीं हो रही है, जहां पर उनकी पत्नी यानी यसुबाई बोल रही थी कि मेरे को काहे की चिंता, मुझे पता है आप जीत करके आओगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि यहाँ पर औरंगजेब पहले सीधा लड़ाई नहीं करेगा, उतरेगा नहीं लड़ाई करने के लिए। लेकिन जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था अच्छे से, देन मुझे कहीं नहीं ये देखने को मिला कि औरंगजेब सबसे पहले आकर के इन लोगों से बात करने की कोशिश किया था। एंड जैसे ये राजा बने थे वैसे ही औरंगजेब ने सीधा हमला किया था, क्योंकि पास्ट में भी काफी सारी कंट्रोवर्सी हो ही चुकी है। मैंने तुम्हें बताया था कि भाई उसके अंदर रिवेंज की भावना थी, लेकिन खैर इस मूवी में ये चीज दिखाएंगे जिसमें ये चीज थोड़ा सा देखने को मिलता है कि हम औरंग से मिलने जा रहे हैं। मतलब मे भी ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले औरंगजेब इसने बुलाया हो मिलने के लिए एंड ये औरंगजेब से मिलने के लिए जाए, बट औरंगजेब इन्हें बोला हो तुम लोग मेरे अंडर आ जाओ नहीं तो मैं हमला कर दूंगा। तो यही सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है जहां पे अपनी पत्नी से बोलते हैं कि मैं औरंगजेब से मिलने के लिए जा रहा हूं और आपको डर नहीं लग रहा है। देन उनकी पत्नी बोलती है मेरे को काहे को डर, मुझको पता है कि आप जीत जाओगे। देन अगली सीन हमें फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है जहां पे हमारे सांबा जी इन पेड़ों की रस्सियों को लटक करके उनकी पूरी की पूरी टीम इन मुगल सल्तनत के सैनिकों को मार रही होती है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्टिक है जो तुम्हें जाननी चाहिए। इतनी इंपॉर्टेंट टैक्टिक है, ये एक ऐसी टैक्टिक है, इसको बोलते हैं गोरिल्ला टैक्टिक। ये संभाजी महाराज को उनके पिता यानी शिवाजी महाराज ने सिखाई थी। ये गोरिल्ला टैक्टिक कुछ इस तरीके से होती है कि इसमें हमारे सामने वाला जो भी एनिमी होता है उसको बहुत ही इंटेलिजेंटली ट्रैप किया जाता है। तो इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से थी जो कि हमें इस सीन में यानी इस मूवी में दिखाई जाएगी कि सबसे पहले हमारे जब संभाजी महाराज देखते हैं कि मुगल सल्तनत के सैनिक बहुत ज्यादा हैं, तो एक प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से इन सैनिकों को ट्रैप किया जाए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये लोग अपना रूप चेंज कर लेते हैं, मतलब अपना पूरा का पूरा भेष चेंज कर लेते हैं और वो एक साधु का रूप रख लेते हैं। साधु मतलब जैसे कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी थे वैसे रूप इनकी पूरी की पूरी टीम ले लेती है। एंड आफ्टर दैट जिससे कि मुगल इनको पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन मुगलों को नहीं पता होता कि वो खुद ट्रैप हो चुके हैं। जैसे ही मुगल उस जंगल में घुसते हैं इन लोगों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ये ट्रैप कर लेते हैं और सभी मुगलों को मार डालते हैं। तो इसका मेन पर्पस यही होता है कि हमारे संभाजी महाराज के पास उतनी बड़ी टीम नहीं होती जितनी बड़ी टीम यहाँ मुगलों की होती है। तो इसीलिए ट्रैप करने के लिए मुगलों के ज्यादा से ज्यादा लोगों को बहुत ही खतरनाक तरीके से मारने के लिए पूरा का पूरा ट्रैप जाल बिछाया जाता है, जिसे गोरिल्ला टैक्टिक बोली जाती है, जो कि हमें मूवी में दिखाई देगी, जो कि उनके पिताजी ने सिखाया था। एंड ये कांड करने के बाद अब अगली सीन आती है औरंगजेब की, और औरंगजेब का पहला डायलॉग कुछ ऐसा होता है। खड़े होकर हमने ये ताज पहना था, इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। ये भी डायलॉग का एक खुद में एक बहुत ही डीप मीनिंग है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है बताने में तुम्हें कि वो बोलते हैं पूरे खानदान की लाश पे मैंने ये ताज पहना है। इसका मतलब क्या है? तो इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा औरंगजेब के हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूँ इस पूरे के पूरे डायलॉग को जस्टिफाई करने के लिए कि औरंगजेब जो थे वो मुगल साम्राज्य के 6वें शासक थे। उनके पापा जो थे जिनका नाम था शाहजहां, वही जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, उनके थे टोटल 4 बेटे, जिसमें से पहला थे दारा शिकोह, दूसरा था औरंगजेब, तीसरे थे शाह सिरजा और चौथे थे मुर्शद बख्श। तो क्या हुआ था कि हमारा जो औरंगजेब था वो बहुत ज्यादा क्रूएल राजा था एंड हमारे जो शाहजहां थे वो चाहते थे पूरे के पूरे साम्राज्य यानी मुगल सल्तनत का जो राजा बने वो बने हमारा दारा शिकोह, क्योंकि दारा शिकोह बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत ज्यादा ब्रेव था। बट यहाँ पर औरंगजेब के मन में था लालच, इसीलिए उसने क्या किया कि उसने दारा शिकोह को पकड़ा, फिर अपने दोनों भाइयों को पकड़ा, उन सबको मार डाला एंड आफ्टर दैट शाहजहां को पकड़ा, उन्हें जेल में डलवा डाला। उनको जेल माने काल कोठरी में डलवा दिया एंड अपने राजा बन गया। एंड यही डायलॉग इसको जस्टिफाई करता है कि पूरी के पूरे खानदान की लाश पे रख के मैंने ये ताज पहना है। मतलब समझ सकते हो कि एक एक डायलॉग में कितनी डिटेलिंग इन लोगों ने दे रखी है। फिर उसी सीक्वेंस में हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो औरंगजेब होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है हमारे संभाजी महाराज के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जो हमें पूरा का पूरा उसके अगल बगल का इलाका देखने को मिलता है ना, वो पूरा का पूरा भ्रष्ट हो चुका है, मतलब पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड पूरा का पूरा जला दिया गया है। एंड यही सारा का सारा चीज देख करके औरंगजेब और भी ज्यादा हमारे संभाजी महाराज के ऊपर गुस्सा हो चुका होता है। और ये कोई और जगह नहीं, इस जगह का नाम होता है बरहानपुर। मुझे कैसे पता बरहानपुर? डायरेक्टर ने मुझे कॉल किया था, बताया था कि भाई ये जगह बरहानपुर होने वाला है। अरे ऑब्वियसली यार ये सारी की सारी चीजें हिस्ट्री में है, तो हिस्ट्री से लोग अलग ही थोड़े ना कुछ बनाने वाले हैं। तो ये बरहानपुर वाला ये पूरा का पूरा इलाका होता है, यही वो एरिया होता है जहां पर हमारे सांबा जी हमारे औरंगजेब को दिखाने के लिए कि हम भी किसी से कम नहीं है, पूरे के पूरे एरिया को तबाह कर डालते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ ब्यूटीफुल पोर्ट होता है, मतलब काफी ज्यादा किले होते हैं जिसको हमारे सांबा जी महाराज, मुगलों के किले होते हैं एक्चुअली वो, और
संभाजी महाराज उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो कि हमें देखने को ही मिलता है। एंड यही रीजन की वजह से औरंगजेब ये सब देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और भाई और भी ज्यादा उसका गुस्सा फूट पड़ता है। एंड उसके बाद फिर वो ये डायलॉग बोलता है कि जितने भी तुम्हें भगवा रंग दिखे उसे लाल कर दो, यानी हमारे जितने भी संभाजी महाराज के लोग हैं उनको मार डालो, खत्म कर दो। क्योंकि पहले तो औरंगजेब ने लड़ाई स्टार्ट की थी, लेकिन भाई हमारे संभाजी महाराज ने जब ये कांड कर दिया औरंगजेब का गुस्सा और भी ज्यादा लाल हो गया। लेकिन उसी सीन में हमें देखने को मिलता है कि औरंगजेब के कई सारे लोग खड़े हुए हैं, जिसमें से हमें ही देखना चाहिए कि ये एक औरत खड़ी हुई है। ये एक औरत कोई भी नहीं, इनका नाम है जीनत उन निसा बेगम। जीनत उन निसा बेगम जो थी वो हमारे औरंगजेब की लड़की थी, मतलब बेटी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये इनकी बेटी थी, इंपॉर्टेंट ये है कि इनका बिहेवियर कैसा था। इनका बिहेवियर औरंगजेब जैसा बिल्कुल भी नहीं था। ये बहुत ज्यादा वॉइस थी, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी और ये चैरिटी पे बहुत ज्यादा बिलीव करती थी। मतलब एज हम इस मूवी में इनको एज अ पॉजिटिव कैरेक्टर देखने वाले हैं, जो कि औरंगजेब को मनाने की कोशिश करेंगी, समझाने की कोशिश करेंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने कभी औरंगजेब का साथ नहीं छोड़ा। औरंगजेब कितना भी गलत था, ये हमेशा औरंगजेब की साथ थी। हालांकि इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, ये हमेशा चैरिटी पे बिलीव करती थी और इन्होंने औरंगजेब के लिए अपनी शादी भी नहीं की थी औरंगजेब का साथ देने के लिए। तो औरंगजेब जहां पर बहुत ज्यादा क्रूएल था, बहुत ज्यादा हरामजादा था, वहां पर ये वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। और कई सिचुएशन में औरंगजेब को मनाती भी थी, लेकिन औरंगजेब इनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। लेकिन ये कभी औरंगजेब के अगेंस्ट नहीं गई। लेकिन वही औरंगजेब का एक और बेटा था जिसका नाम था अकबर, मोहम्मद अकबर। भाई उस बंदे की स्टोरी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग स्टोरी थी जो कि हमें इस मूवी में दिखाया जाएगा। वो एक ऐसा बंदा था जो कि हमारे संभाजी महाराज का साथ दिया था एंड उसे बदले में सच्चाई का साथ देने के बाद भी उसे उसके जगह से देश निकाला कर दिया गया और औरंगजेब ने उसे मारने की कोशिश की थी। खैर उसके बारे में मैं यहाँ नहीं बात करने वाला हूँ, मैं डेडिकेटेड अगली ही वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें पूरे की पूरी मूवी की स्टोरी बताऊंगा। तो उसमें मैं उस कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा क्योंकि इस ट्रेलर में हमें वो देखने को नहीं मिले हैं। फिर अगली वाले सीन में हमें वही नरसंहार देखने को मिलता है जो कि हमारा औरंगजेब करवाता है। भाई हर जगह हमला, हर जगह भयंकर तरीके से किलिंग्स टैक्टिक चालू है। खैर हमारे संभाजी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन औरंगजेब तो विलन है, वो भाई सबको मरवाना स्टार्ट कर देता है, किसी को भी नहीं छोड़ता। एंड भाई ये ज्यादा इतना नरसंहार इतना भयंकर लेवल पे चला जाता है कि मैं क्या ही बताऊं। एंड एक चीज तुम इस ट्रेलर में नोटिस करो, सबसे पहले वो 10 सेकंड में हमें स्टोरी का ओवरव्यू दिखाया गया, देन आफ्टर दैट हमें संभाजी महाराज का इंट्रो दिया गया एंड उनकी लड़ाइयां दिखाई गई, फिर हमें औरंगजेब का इंट्रो दिया गया, उसकी लड़ाइयां दिखाई जा रही है। इसका मतलब है कि ट्रेलर भी एक पैटर्न को फॉलो करते हुए चल रहा है। एक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन दे रहा है, फिर उसका मोटिव समझा रहा है, फिर एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन, फिर उस कैरेक्टर का मोटिव। तो देख सकते हो ट्रेलर भी एक अच्छे खासे सीक्वेंस को फॉलो करके चल रहा है, जो कि हमें कहीं ना कहीं ये बताता है कि इस मूवी के मेकर्स कितने ज्यादा सीरियस है अपने प्रोजेक्ट को लेकर के और कितने अच्छे तरीके से ब्लेंड करके तुम्हारे सामने एक छोटा सा भी अगर कोई प्रोजेक्ट है, ट्रेलर है, तो अच्छे से परोस रहे हैं पूरे के पूरे सीक्वेंस से, एक रूल और रेगुलेशन से। फिर हमें दिखाया जाता है ये रिवर वाला सीक्वेंस जहां पर हमारे संभाजी महाराज इस नदी से बाहर निकल करके मुगल सल्तनत के सैनिकों पे हमला कर रहे होते हैं। खैर इसकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, सुनो बस सुनो। तो क्या है कि ये भी एक गोरिल्ला टैक्टिक मानी जाती है, इसको भी ऑब्वियसली शिवाजी महाराज से हमारे संभाजी ने सीखी थी। तो इस गोरिल्ला टैक्टिक के इंटायर क्या आता है कि मूवी के उस टाइम का सीक्वेंस होगा जब हमारी मुगल सल्तनत थोड़ी सी डोमिनेंसी बना लेगी, मतलब वो थोड़ी सी पावर में आ जाएगी, वो थोड़ी सी मराठा साम्राज्य के लोगों को मारना स्टार्ट कर देगी, वो मतलब थोड़ा सा डोमिनेंट हो जाएगी, मतलब वो थोड़ा अंदर घुस जाएगी मराठा साम्राज्य के अंदर और वो धीरे धीरे करके डोमिनेट करने लग जाएगी और वो मराठा के शासकों को, मराठा के सारे सैनिकों को हरा करके अंदर घुसने लग जाएगी। देन उस टाइम पे क्या होगा कि हमारे संभाजी महाराज बहुत ज्यादा तगड़ा और स्ट्रेटेजिक प्लान सोचते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात पता होती है कि हमारे जो मुगल एम्पायर के जितने भी सैनिक हैं वो अभी हमारे साम्राज्य के अंदर घुस चुके हैं और एक नदी है, उस नदी के बैंक पे यानी किनारे पे इन लोगों ने अपना पूरा का पूरा कबीला बना के रखा हुआ है। स्ट्रेटेजिकली उन्हें कैसे भी करके हराना है, क्योंकि हमारे संभाजी महाराज के पास इतनी बड़ी टीम नहीं होती है कि वो डायरेक्ट सीधे फाइट कर सके। इसीलिए उन्होंने गोरिल्ला टैक्टिक अपनाते हुए क्या करते हैं, रात में चुपके से वो उस नदी को क्रॉस करके उस नदी के अपोजिट बैंक में अपने टीम के साथ पहुंच जाते हैं। अपोजिट बैंक मतलब दूसरे किनारे पे, इस वाले किनारे पे तो पूरी की पूरी मुगल सल्तनत के वो सैनिक होते हैं, दूसरे किनारे पे संभाजी महाराज हमारे पहुंच जाते हैं। दूसरे दिन हालांकि ये रूल तुम्हें पता है कि रात में कोई भी किसी को हमला नहीं कर सकता, रात में लड़ाई बंद हो जाती है, ये चीज तुम्हें पता ही होगा, ये यूनिवर्सल लॉ है हमारी लड़ाइयों का। खैर अब तो कभी भी चालू रहती है लड़ाई। फिर हमारे संभाजी महाराज सुबह होने का वेट करते हैं, देन वो उस रिवर के अंदर से आते हैं, उसके बाद हमें ये वाला सीक्वेंस मिलता है, वो अचानक से पानी से बाहर निकलते हैं, तीर और भाले से वो उन सभी के सभी मुगलों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। और मजे की बात तो ये है कि वो मुगल कंफ्यूज हो जाते हैं कि साला हम इतना ज्यादा सिक्योर प्लेस चूज किए थे कि इस नदी से कोई आ ही नहीं सकता, किधर से हमारा हमला हो ही नहीं सकता, ये पानी से कहां से निकल के मार रहे हैं। एंड इसी
इसी कंफ्यूजन की वजह से हमारे संभाजी महाराज अपनी छोटी सी टोली से पूरे के पूरे यार मुगल इस एम्पायर को, पूरे सैनिकों को मार के खत्म कर देते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, उनका प्लान ये होता है कि पीछे से देख सकते हो यहाँ पर ज्यादा लोग उनके साथ नहीं होते, 5-6 लोग ही उस पानी से निकलते हैं एंड यहाँ पर मुगल एम्पायर के ऊपर हमला करते हैं, मतलब मुगल सैनिकों के साथ हमला करते हैं। लेकिन उनका एक्चुअल प्लान ये होता है कि जब वो इस तरफ से डिस्ट्रैक्ट करेंगे इन मुगल सिपाहियों को मारते वक्त, देन दूसरी तरफ पीछे से हमारे जो मराठा के और सैनिक होंगे वो एक्चुअली रूट से मतलब सीधे सीधे आकर के इधर हमला कर दे, मतलब इधर से भी हमला हो जाए, इधर से भी हमला हो जाए, जिससे पूरा का पूरा मुगल के जितने भी सैनिक हो वो बीच में ट्रैप हो जाए और मारे जाए। और ये चीज वो करते भी हैं और सबको मार खत्म कर देते हैं और थोड़ी सी डोमिनेंसी हासिल कर लेते हैं। मतलब जो मुगल के सैनिक हमारे राज्य में घुस रहे थे, मतलब मराठा के राज्य में घुस रहे थे, वो अब नहीं घुस पाते हैं, वो अब यही मारे जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोरिल्ला टैक्टिक होती है। फिर अगले ही सीक्वेंस में हमें दिखाया जाता है जहां पर हमारे संभाजी महाराज बोलते हैं हर हर महादेव वाला ये डायलॉग। अब ये वाला जो तुम डायलॉग देख रहे हो, ये मैंने मूवी की स्टार्टिंग में जो बताया था, जो मैंने बोला था कि मोटिवेट कर रहे थे हमारे संभाजी महाराज, ये उसी का मतलब सीक्वेंस है, पूरा का पूरा एक सीन है, उसी को कट कट करके ट्रेलर में डाला गया है, जो वो मोटिवेट कर रहे थे औरंगजेब से लड़ाई करने से पहले, जो वो मोटिवेट कर रहे होते अपने पूरे के पूरे साम्राज्य को। एंड आफ्टर इट हमें ये वाला सीक्वेंस दिखाया जाता है जहां पर हमारे संभाजी महाराज गदे से एक बहुत ज्यादा अघोरी के रूप में होते हैं। अघोरी मतलब, अघोरी तुम जानते होगे कि एक ऐसे साधु महात्मा होते हैं जो अपने पूरे के पूरे बॉडी में राख लगा लेते हैं, तो उन लोगों को अघोरी बोला जाता है। तो यही हमें अघोरी वाला रूप हमारे छावा का देखने को मिलता है, जो कि गदा से मार रहा होता है इन सभी मुगल के सिपाहियों को। तो ये कौन सा सीक्वेंस होता है? ये भी एक गोरिल्ला टैक्टिक है, जो कि ऑब्वियसली इन्होंने फिर से, जैसे कि हमें 2 सीक्वेंस जानने को मिली जिसमें हमारे संभाजी महाराज ने इंटेलिजेंस का यूज करके हमारे सारे के सारे मुगल्स के ऊपर हमला कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि मुगल के पास बहुत ही बड़ी सेना है, हमारे पास बहुत छोटी सेना है। तो 2 सीन हमें दिखाया गया जिसमें वो स्ट्रेटेजिकली लड़ाई कर रहे हैं, और ये भी वाली सीक्वेंस सेम वही है। तो इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से आती है कि क्या होता है जब उन्हें पता चलता है कि मुगल सल्तनत के जो सिपाही है वो और अंदर घुस चुके हैं और उन्होंने उनके राज्य में थोड़ा कबीला बना लिया है, तो वो एक प्लान बनाते हैं। वो क्या करते हैं कि अपना रूप जो है वो अघोरी के रूप में, अपने मतलब अपने सिपाहियों और अपना रूप पूरा अघोरी के रूप में चेंज कर लेते हैं, जो कि हमें देखने को मिलता है। एंड वो अघोरी उनके कबीले के साइड में घुसते हैं। देन मुगल के लोग, मतलब मुगल के जो सैनिक होते हैं, वो जब उन अघोरियों को देखते हैं तो उन्हें शक नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे अघोरी बहुत ज्यादा फेमस थे, वो जंगलों के रास्ते में घूमते थे, तो मुगलों को देखकर कुछ खास शक नहीं होता है। मुगल को लगता है कि कोई बात नहीं, ये वैसे ही घूम रहे हैं। लेकिन वो उनके सामने आकर के जब अचानक गधे से फाइट करना स्टार्ट करते हैं, देन अगेन ये मुगल पूरे के पूरे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई क्या हो रहा है। एंड हमारे संभाजी महाराज जी सबको मार के लिटा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हमारे संभाजी महाराज ने स्ट्रेटजी बनाना सीखी कहां से? इसकी भी एक कहानी है, सुना क्या? नहीं सुना, आई नो दैट। इसके बारे में बताऊंगा, कभी भी बताना, वीडियो में बना दूंगा, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। खैर यहाँ पर भी वो हरा देते हैं और उसके बाद अगला सीक्वेंस जो हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है, जो कि आता है क्लाइमैक्स का सीक्वेंस, मतलब सेकंड हाफ का सीक्वेंस मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग सीक्वेंस बोल सकते हो। कि यहाँ पर देख सकते हो पूरे के पूरे जो मुगल हैं वो भाई इंटर कर चुके हैं लड़ाई करने के लिए एक जगह पे, एंड पूरे के पूरे मुगल अब अकेले डोमिनेट कर रहे हैं इस प्लेस पे। तो ये जगह और कोई भी नहीं बल्कि संगमेश्वरी होती है, जहां पर हमारा गनोजी राज शिर्की जो होता है वो हमारे छावा को यानी हमारे संभाजी को धोखा देता है। और यही वो प्लेस होता है जहां पर तुम देख सकते हो सारे के सारे मुगल एम्पायर के जो सैनिक होते हैं वो इतने ज्यादा फ्रीक्वेंसी में, मतलब इतने ज्यादा लोग एक साथ हमारे संभाजी के ऊपर हमला बोल देते हैं। एंड उसके बाद वही संभाजी गनोजी राज शिर्के को वही मारता है। खैर उसके बाद वाली सीक्वेंस है जो कि ये ट्रेलर में देखने को मिलता है कि अकेले हमारे संभाजी रुकते नहीं है, भागते नहीं है, अकेले सोच सकते हो इन सभी के सभी सैनिकों से लड़ाई करते हैं, जो कि हमें इस ट्रेलर में देखने को मिलता है, और डोमिनेट भी कर रहे होते हैं, अकेले मार रहे होते हैं। लेकिन सैडली ये चीज तुम्हें पता ही है कि मुगल सल्तनत के सैनिक बहुत ज्यादा होते हैं, एंड यहीं पे हमारे संभाजी को वो कैद कर लेते हैं। एंड वो कैद करके औरंगजेब के पास लेकर के जाते हैं, एंड उनके हाथ में काफी ज्यादा पूरी जंजीर बांध देते हैं। एंड उसके बाद हमें फिर ये डायलॉग सुनने को मिलता है, हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। अब इसमें इस डायलॉग में जो बच्चे के बारे में बात कर रहे होते हैं हमारे संभाजी, वो और कोई नहीं बल्कि इन्हीं का बच्चा होता है, जो मैंने तुम्हें पहले इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इनका यशुबाई का बच्चा, जिसका नाम होता है साहू महाराज। अब ये जो साहू महाराज होते हैं, इनके बारे में छोटी सी स्टोरी है कि जब हमारे औरंगजेब से हमारे संभाजी गिरफ्तार हो जाते हैं, उसके बाद औरंगजेब इन्हें मार देता है। क्यों मारता है उसके बारे में अभी आगे बताऊंगा, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों हमारे संभाजी को औरंगजेब मारता है और बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। देन उसके बाद औरंगजेब फिर से प्लान करता है कि उसका, लेकिन उसका मेन फोकस तो यही होता है कि
मराठा एम्पायर को अपने हाथों में लेना, अपने कंट्रोल में लेना। एंड फिर से वो मराठा एम्पायर पे जब हमला करने के लिए जाता है तो मराठा एम्पायर कमजोर नहीं होता बल्कि वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें बताया कि शुरू में एक कैरेक्टर और था राजा राम, शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी जो थी वो संभाजी महाराज के जाने के बाद अब वो राजा राम जो है वो राजा बनता है वहां का। एंड वो पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य को संभालता है। एंड राजा राम के बाद ही जो कि हमारे साहू महाराज जो कि संभाजी महाराज के बेटे होते हैं वो पूरे के पूरे मराठा के राजा बनते हैं। इसीलिए साहू महाराज वाला सीन मतलब उनके बेटे वाले सीक्वेंस दिखाया गया है। एंड हमें वो भी सीक्वेंस दिखाया जाएगा कि आफ्टर डेथ औरंगजेब फिर से हमला करेगा हमारे संभाजी के मरने के बाद भी, और औरंगजेब हार जाएगा। जी, उसको मराठा साम्राज्य नहीं मिलेगा, वो हार जाएगा। वो 25 से 26 से 27 साल तक इस लड़ाई को लड़ा है पूरे के पूरे मराठा साम्राज्य को पाने के लिए, लेकिन वो लास्ट तक मराठा साम्राज्य को नहीं पा पाता है और यही सैड रियलिटी है। खैर हम ट्रेलर पे ध्यान देते हैं। उसकी अगली वाली सीन में एक और डायलॉग सुनने को मिलता है जो कि हमारे संभाजी बोलते हैं, हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी। अब इनकी इस लाइन का भी बहुत डीप मीनिंग होता है। वो ये बोलते हैं कि भाई हम मरेंगे तो अलग मराठा पैदा हो जाएगा संभालने के लिए, लेकिन तुम्हारा मुगल सल्तनत, तुम मरोगे तुम्हारी मुगल सल्तनत भी खत्म हो जाएगी तुम्हारे मरने के बाद। अब वो ऐसा क्यों बोल रहे होते हैं, इसकी भी एक स्टोरी है जो कि मैंने अकबर के बारे में बताई थी कि मोहम्मद अकबर जो कि हमारे औरंगजेब का बेटा था। अब ये वो वाले अकबर नहीं है, अकबर द ग्रेट वाला अकबर नहीं है ये। अकबर द ग्रेट थे वो मुगल सल्तनत के तीसरे राजा थे, लेकिन औरंगजेब जो छठवां एम्पायर था। मतलब जो हमारे लॉर्ड अकबर थे वो हमारे औरंगजेब के परदादा थे, समझ रहे हो ना। तो मोहम्मद अकबर जो कि औरंगजेब का लड़का था वो एक अलग कैरेक्टर था और बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग कैरेक्टर था। उसके साथ बहुत अच्छा नहीं हुआ क्योंकि औरंगजेब की जो आइडियोलॉजी थी वो मोहम्मद अकबर फॉलो नहीं करता था, मतलब उनका लड़का फॉलो नहीं करता था। वो हमेशा से चाहता था कि औरंगजेब जो वो सही बन के रहे। एंड जो वो मराठा के लिए इतनी ज्यादा हार्शनेस दिखा रहे थे तो मोहम्मद अकबर उस पर एग्री नहीं हुआ। एंड इसकी वजह से वो अपने बाप का साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से औरंगजेब इतना कमीना निकला कि अपने बेटे को मरवाने की कोशिश किया, जिसकी वजह से मोहम्मद अकबर जा करके कि हमारे मराठा एम्पायर यानी हमारे संभाजी महाराज से हेल्प ली और हमारे संभाजी महाराज मोहम्मद अकबर की हेल्प भी किए। लेकिन जानते हो उसके बाद अकबर के साथ क्या हुआ? उसको भाई पूरे के पूरे देश को छोड़ करके जाना पड़ा पर्सिया रहने के लिए, क्योंकि हमारा औरंगजेब अकबर से दुश्मनी करके बैठा था, मतलब अपने बेटे को ही मारने की साजिश रच रहा था। अगर तुम और जानने की कोशिश करोगे तुम सर पकड़ लोगे। फ्यूचर में कभी भी मैं फिल्म डायरेक्टर बनूंगा तो मैं जरूर यार मोहम्मद अकबर के बारे में मूवी बनाना चाहूंगा। बहुत ही डिप्रेसिंग कैरेक्टर यार, होपफुली मूवी में इसे अच्छे से दिखाया जाए। इसीलिए वो ये बात बोलता है कि मुगल सल्तनत तेरे साथ एंड हो जाएगी, क्योंकि अभी तेरा बेटा जो है मोहम्मद अकबर वो भी नहीं है तेरे साथ, और मुगल सल्तनत में जो क्रुएलिटी है वो भी खत्म हो जाएगी तेरे साथ। उसके बाद अगली वाले सीन में वही सन सेनापति हम्बीराव मोहितो को दिखाया जाता है जो कि हमारे सेनापति होते हैं। इनकी भी लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका होती है जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। उसकी अगली वाले सीन में हमें दिखाया जाता है वापस से जिनको मैंने मूवी की स्टार्टिंग में बताया था, हमारे संभाजी महाराज के दोस्त जिनका नाम था कवि कलश। कवि कलश जैसे कि मैंने बताया जो कि इस वाले सीन में तुम्हें देखने को मिलता है कि वो भी इन मुगल एम्पायर के लोगों से, मतलब इन सैनिकों से लड़ रहे होते हैं। यानी हमारे संभाजी और ये अकेले पड़ जाते हैं और दोनों लोग मिल करके इन मुगल सैनिकों से लड़ाई करते हैं। एंड वही वाले सीक्वेंस है, हमारे संभाजी भी पकड़े जाते हैं और ये भी पकड़े जाते हैं। दोनों लोगों को औरंगजेब के सामने लिया जाता है। तो देख सकते हो कि कवि कलश का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। उसके बाद लास्ट जो सबसे बड़ा सीन है ये लॉयन वाला सीन। भाई इसकी स्टोरी क्या है यार? ये लॉयन वाला सीन हमें जो देखने को मिलता है जहां पर हमारे संभाजी महाराज पकड़ के लॉयन का मुंह फाड़ देते हैं, जो कि हमें मूवी में दिखाया जाएगा कि जबड़ा ऐसे वो लॉयन का पकड़ के फाड़ देंगे लिटरली। तो ये कौन सा सीक्वेंस होने वाला है? तो ये सीक्वेंस मूवी के लास्ट में नहीं बल्कि मूवी की शुरुआत में जाएगा जब हमारे शिवाजी महाराज मर जाते हैं एंड जब हमारे संभाजी महाराज को राजा बनना होता है। देन उस टाइम उनको अपनी ब्रेवरी साबित करनी होती है कि वो कितने ज्यादा ब्रेव है, वो कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो कितने ज्यादा पावरफुल है। तो इसी ब्रेवरी को शो करने के लिए कई सारी गाथाओं में अलग अलग लिखा गया है। एक गाथाओं में ऐसा लिखा गया कि वो एक गांव में जाते हैं, एक लॉयन हमला कर देता है। देन वो क्या करते हैं, इसी लॉयन को पकड़ करके ऐसे अपने हाथों से चीर के मार देते हैं। और कई सारे नॉवेल्स में ऐसा लिखा गया है कि ये क्या होता है कि कई लोग देखना चाहते थे, मतलब वो एक प्लान आयोजित कराया जाता है, एक पूरा का पूरा समारोह आयोजित कराया जाता है जिसमें उन्हें और इस शेर को एक साथ डाल दिया जाता है लड़ने के लिए, देखने के लिए कि कितने ज्यादा पावरफुल है। देन उसी पावरफुल को दिखाने के लिए वो इस शेर को पकड़ते हैं और उसका मुंह फाड़ देते हैं। एंड इसी सब चीजों को देखकर जो उनके सेनापति होते हैं सर सेनापति हम्बीराव मोहिते, ये उनसे इंप्रेस हो जाते हैं और उनके सेनापति बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, जो हमारे शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी होती है उनके भाई ही होते हैं ये सर सेनापति हम्बीराव मोहिते। तो तुम देख सकते हो ये सर सेनापति हम्बीराव मोहिते अपनी दीदी के सपोर्ट में नहीं जाते, वो बल्कि हमारे संभाजी के सपोर्ट में आते हैं, ये सारी उनकी पावर को देख करके। और मे भी ये लॉयन वाला सीन इसीलिए क्रिएट किया जाएगा मूवी में उनके पावर को दिखाने के लिए, जिससे उनके सपोर्ट में पूरा के पूरे लोग आएंगे जिसकी वजह से वो राजा बन पाएंगे। तो ये थी पूरी की पूरी ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो। तुम्हें कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताना, बहुत मेहनत लगती है। और हाँ, मैंने पाताल लोक सीजन 2 नाम की बहुत ही बेहतरीन
बेहतरीन सीरीज देखी जिसकी वीडियो ये ऊपर आ रही होगी, तुम भी क्लिक करके जाकर देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।